हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आपका बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और आज मैं जो फूड साइंस के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ उसमें है स्कम फॉर्मेशन। ओके। और मैं फ्रेंड जो भी वीडियोस बना रही हूँ फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आप उनके लिए इनको ज़रूर देखिए, बहुत ही बेनिफिशियल हैं। और इसके अलावा भी जितने भी लोग हैं अगर इन जनरल भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो भी ज़रूर देखें। क्योंकि इससे बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं। अभी मैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पढ़ा रही हूँ तो इसमें भी आपको बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ ये इसमें है स्कम फॉर्मेशन। तो स्कम जब फॉर्म होता है उसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, तो स्कम कब फॉर्म होता है। देखिए, स्कम इस फॉर्म जब मिल्क को या जब भी मिल्क को जो है हीट करते हैं और इसको जो पैन होता है जिसमें इसको हीट किया जाता है उसको कवर्ड नहीं करना है। अगर आप अनकवर्ड करके मिल्क को हीट कर रहे हैं तो फिर एक जो सरफेस होती है मिल्क की उस ड्राई आउट हो जाती है और उस पर स्कम फॉर्मेशन हो जाता है, जो इसी को स्कम कहते हैं ना। जो स्कम है वो जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं वो टफेंड होता चला जाता है, टफ होता जाता है और इनसॉल्युबल स्कम को रिमूव कर देते हैं। और फिर उसके बाद अनदर जो दूसरा स्कम है वो फॉर्म होता है। ओके, अगर आप एक ऊपर स्कम को वो रिमूव कर देंगे फिर उसके बाद दोबारा एक स्कम बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से रिपीटेडली होता रहता है। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कोआगुलेटेड प्रोटीन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं एंड फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। और एक टिनेशियस लेयर होती है फैट की जो कि फॉर्म होती है जब मिल्क को हीट करते हैं ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द फिल्म ऑफ द प्रोटीन। ओके नाउ, और ये जो है ये फैट ग्लोब्यूल्स को सराउंड करती है इन अनहीटेड मिल्क। और इसके बाद जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो कोलेस कर जाते हैं। नाउ स्कम फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर जब आप मिल्क को हीट कर रहे हैं तो आप मिल्क को स्टिर करते रहिए, उसको चलाते रहिए, किसी भी स्पून से चलाते रहिए। ओके, या स्टीरर से चलाएंगे तो ये हीटिंग के टाइम पे अगर हम ऐसा करते हैं तो स्कम का फॉर्मेशन नहीं होगा। नाउ यूज़ ऑफ मिल्क बॉयलर्स जो है, अगर हम मिल्क बॉयलर का यूज़ करते हैं तो भी स्कम का फॉर्मेशन नहीं होता है। और अगर हम पैन को कवर कर देते हैं तो भी, या तो फिर मिल्क को डाइल्यूट कर देते हैं तो भी स्कम का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक पैन दिखाया हुआ है, ये मिल्क कुकर है। ओके, एग्जैक्टली ये मिल्क कुकर है, उसके बारे में यहाँ पे बताया, इसकी एक पिक्चर बनी हुई है। यहाँ पे देखिए प्रेशर रिलीज़ हो रहा है। नाउ यहाँ पे अब जो नेक्स्ट है मेरे पास वो है स्लाइड में इफेक्ट ऑफ एसिड। नाउ जो pH 6.6 होती है, इस pH पे जो कैसीन प्रेजेंट होती है वो कैल्शियम कैसिनेट में कैल्शियम कैसिनेट के फॉर्म में जो प्रेजेंट होती है एट 6.6 pH पे। ओके, और जब एसिडिटी ऑफ मिल्क को इंक्रीज करते हैं या तो बाय एडिशन ऑफ एसिड्स या फिर नेचुरल स्टोरिंग करते हैं या फिर एसिड्स को रिमूव करते हैं एज कैल्शियम, तो एंड जो फॉस्फेट होता है वो कैल्शियम कैसिनेट से रिमूव हो जाता है। कैसे, और इसको जो है केसीन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो नाउ यहाँ पे जो केसीन है वो कोगुलेट कर जाती है जब इसका पीएच वो 5.2 तक रिड्यूस हो जाता है। अगर हम 6.6 से इसका पीएच 5.2 तक रिड्यूस कर दें तो जो कैसीन है वो कोगुलेट करती है और ये लीस्ट सॉल्युबल होती है एट इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच 4.6। ओके नाउ, और जब pH 4.6 तक रीच करती है तो जो कोलाइडली डिस्पर्स्ड कैसीन पार्टिकल होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं। नाउ ये एक दूसरे से अडेयर करते हैं और ये एक कोगुलम फॉर्म करते हैं या कर्ड फॉर्म करते हैं। नाउ इसको क्या कहते हैं, ये प्रॉबेबली कब होता है, दिस प्रॉबेबली अकर्स बिकॉज क्योंकि जो यूजुअल नेगेटिव चार्ज है ऑन द केसीन पार्टिकल्स। ओके, एंड ये क्या कॉज करता है, ये एक दूसरे को रिपेल करता है और जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो रह जाते हैं और वो न्यूट्रलाइज जाते हैं बाय द एसिडिक हाइड्रोजन आयन। ओके नाउ, अब यहाँ पे देखिए जो प्रेसिपिटेटेड कैसीन है उसको सॉल्युबल होने से बचाया जा सकता है बाय द एडिशन ऑफ एसिड और एल्कली, ईदर ऑफ विच शिफ्ट्स द पीएच अवे फ्रॉम द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये इसके पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से हटा देता है या शिफ्ट कर देता है। नाउ जो बैक्टीरियल एक्शन होता है मिल्क पे वो भी पीएच को लोअर कर सकता है। एंड यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट होता है कैसीन वो एज अ कर्ड मतलब प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि कर्ड में आप देखोगे प्रेसिपिटेशन उसका हो जाता है। नाउ मेकिंग कर्ड क्या होता है, जब कर्ड या दही बनाते हैं तो इन मेकिंग कर्ड और जब चीज़ बनाते हैं तो ये रिएक्शन उसके लिए चाहिए होती है, ये रिएक्शन डिज़ायरेबल होती है। नाउ क्रीम ऑफ टोमेटो
soup is produced is a product in which जो prevention of casein coagulation or curdling is needed. Okay. नाउ फ्रूट मिल्क क्या है? फ्रूट मिल्क जो है, फ्रूट मिल्क शेक्स जो हैं वो ऑल्सो कर्डल हो सकते हैं। और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? इसको जब टेम्परेचर को लोअर कर देंगे, कम कर देंगे ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, तो ये जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंगो मिल्क शेक है। नाउ हायर टेम्परेचर जो है, ये जो एक्शन होता है एसिड का, ओके, तो जो एक्शन ऑफ एसिड को जो है कोगुलेशन को, इसको हैस्टन करता है, तेज कर देता है। नाउ और अगर जो हीट या फिर जो एसिड वो एक्सेसिव होता है, तो जो प्रेसिपिटेटेड कर्ड होती है वो श्रिंक कर जाती है और ये टफ और रबड़ी बन जाती है। ओके, रबड़ लाइक हो जाती है। तो अगर हीट या फिर एसिड ज़्यादा अमाउंट पड़ गया तो फिर कर्ड वो श्रिंक कर जाएगी और इसका जो टेक्सचर होगा वो रबड़ी हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इफ़ेक्ट्स ऑफ एंजाइम देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट एंजाइम है रेनिन। रेनिन को कैमोजिन भी कहते हैं। तो कैमोजिन या रेनिन के बारे में देखते हैं। देखिए, रेनिन एक एंजाइम है जो कि यंग काव्स यानी जो बछड़े होते हैं, गाय के बेबी होते हैं, उनसे सिक्रीट होता है और ये मिल्क के कोगुलेशन में हेल्प करता है। नाउ जो कोगुलेशन होता है वो किस वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन द फिजियोकेमिकल स्टेटस ऑफ केसिन। केसिन का जो फिजियोकेमिकल स्टेटस है वो चेंज हो जाता है और जिसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ द क्लीवेज ऑफ अ पर्टिकुलर पेप्टाइड बॉन्ड, जहाँ पे ये फेनिल एलानिन एंड मिथ्योनिन के बीच में बनता है इन दी के केसिन फ्रैक्शन। ओके, नाउ अब इसके बाद जो इसका रिजल्ट होता है वो क्या होता है? एंड दिस रिजल्ट इन दी रिलीज ऑफ पेप्टाइड। ओके, तो इसके बाद पेप्टाइड का रिलीज हो जाता है। नाउ जो रिमेनिंग प्रोटीन है वो अब जो है वो सॉल्युबल नहीं रह जाती है और ये स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करती है। ओके, अब ये मिसेलर प्रोटीन्स के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी। नाउ अब होता क्या है? जो इनसॉल्युबल केसिन जेल होता है वो फॉर्म हो जाता है। नाउ जो नेक्स्ट क्या है? जो नेक्स्ट रेनिन वो क्या करती है? नेक्स्ट जो है अगला जो रेनिन का एक्शन है वो क्या करता है? ये है कि जो रेनिन एक्ट्स एज अ जनरल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये एक जनरल प्रोटियोलाइटिक यानी कि प्रोटीन को लाइसिस करने वाला जो एंजाइम होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की तरह वर्क करती है ऑन दी ऑल प्रोटीन कंपोनेंट्स। इसीलिए ये प्रोटीन कंपोनेंट्स का ब्रेक डाउन करती है। नाउ जब केसिन प्रेसिपिटेटेड होती है बाय द एक्शन ऑफ रेनेट टेबलेट के फॉर्म्स में भी आता है, तो जो कैल्शियम है वो रिलीज़ नहीं होता है। ओके, वे में रिलीज़ नहीं होता है, लेकिन ये अटैच्ड रहता है केसिन से। ओके, ये केसिन से अटैच्ड, इसलिए यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ रेनेट से बनाई जाती है, ओके, तो जो भी चीज़ रेनेट से बनाई जाती है वो बहुत ही अच्छा या बेटर सोर्स होती है कैल्शियम का दैन द ऐसी चीज़ जो कि एसिड के प्रेसिपिटेशन से बनाई जाती है। ओके, तो एसिड प्रेसिपिटेशन से बनाई गई चीज़ के कंपैरिजन में ये जो रेनेट से बनाई गई चीज़ होती है वो उसमें कैल्शियम का सोर्स ज़्यादा अच्छा होता है। नाउ कोटेज चीज़ जो होती है ये भी एक चीज़ है। तो ये देखिए, जो कोटेज चीज़ होती है वो एसिड प्रेसिपिटेशन से बनाई जाती है। ओके, नाउ यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, इसे देख लेते हैं। ये जो केसिन है रेनिन की प्रेजेंस में पैरा कैसिन में कन्वर्ट हो जाता है और पैरा कैसिन कैल्शियम 2+ ON की प्रेजेंस में यहाँ पे कैल्शियम पैरा कैसिनेट जेल फॉर्म बन जाता है एंड ग्लाइकोपेप्टिडाइड्स में बदल जाता है। देखिए, जो फैक्टर रेनिन कोगुलेशन को अफेक्ट करते हैं उसको देख लेते हैं। तो टेम्परेचर, नाउ जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 40 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लो टेम्परेचर, ये जो लो टेम्परेचर अगर होगा तो ये क्या करेगा? ये रिएक्शन को रोकने की कोशिश करता है या इसको स्लो करता है, रिटार्ड करता है एंड ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है मोर टेंडर कोगुलम। ठीक है, अब जो कोगुलम प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा टेंडर सॉफ्ट होगा। नाउ हायर टेम्परेचर जो होगा विद इन द रेंज ऑफ एक्टिविटी वो क्या करेगा? वो टफन करेगा कोगुलम को, ओके, हार्ड बनाएगा एंड 10 डिग्री से बिलो पे कोई एक्शन नहीं होता है, या अगर अबव 65 डिग्री करेंगे तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। नाउ हीटिंग मिल्क बिफोर एंजाइम एक्शन। अब देखिए, अगर मिल्क को हीट करते हैं ओवर टेम्परेचर 65 डिग्री प्रायर टू द एडिशन ऑफ रेनिन, तो ये क्या करेगा? ये जो है रिटार्ड कर सकता है या ये भी हो सकता है कि ये इंटायरली पूरी तरीके से जो क्लॉट का फॉर्मेशन है उसको प्रिवेंट कर सकता है, क्लॉटिंग नहीं होगी। नाउ बाय हीटिंग जो केसिन है वो मोर रेजिस्टेंट होती है टू दी कोगुलेशन बाय रेनिन। नाउ पॉस्चराइजेशन टेम्परेचर जो होता है वो रेनिन के एक्शन को इफेक्ट नहीं करता है। ओके, नाउ पॉस्चराइजेशन टेम्परेचर डू नॉट अफेक्ट द एक्शन ऑफ रेनिन।
नाउ पीएच ऑफ मिल्क, अगर हम पीएच ऑफ मिल्क की बात करें तो जो रेनिन है वो बेस्ट जो एक्ट करती है इन अ फेंटली एसिडिक मीडियम में, और ये जो एसिडिक मीडियम है इसका पीएच होना चाहिए 5.8 पीएच। लेकिन जो मिल्क दैट इज एसिडिक एनफ होता है तो वो क्या होता है, वो कर्डल होगा एंड इज़ नॉट कोगुलेटेड बाय रेनिन। ओके, नाउ रेनिन का जो एक्शन है वो अल्कलाइन मीडियम में नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो रेनिन है उसका एक्शन अल्कलाइन मीडियम में नहीं होता, एसिडिक मीडियम में ही इसका एक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो डाइल्यूटिंग मिल्क है, जो डाइल्यूटिंग मिल्क होता है वो क्या करता है, डाइल्यूट्स करता है कैसीन को और कैल्शियम को। एंड जो रेनिन है वो डाइल्यूटेड मिल्क के साथ रिएक्ट करती है और लेस फर्म क्लॉट्स को बनाती है। एंड जो रिएक्शन है वो नोटिसेबली रिटार्डेड होती है। और एक्सेस ऑफ शुगर वो क्या करती है, ये फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट जो है, रेनिन जो क्लॉट फॉर्मेशन करता है उसको प्रिवेंट करती है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं सॉल्ट्स पे। तो जो सॉल्ट्स है वो मोनोवेलेंट ऑयंस जो हैं ये क्लॉटिंग टेंडेंसी को रिड्यूस करते हैं, और जो डाईवेलेंट एंड ट्राईवेलेंट कैटॉयंस हैं वो हैस्टन करते हैं कोगुलेशन को। नाउ एजिटेशन, तो क्लॉट फॉर्म्ड बाय रेनिन वो ईजिली ब्रोकन हो जाता है स्टीरिंग से, एंड ये क्या करता है, ये कॉज करता है सिनरेसिस और सेपरेशन ऑफ वाटरी पोर्शन ऑफ मिल्क। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे फ्रूट एंजाइम्स हैं। फ्रूट एंजाइम्स में ब्रोमेलिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, और ये पाइनएप्पल से ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम पाइनएप्पल, और ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। इसलिए ये क्या करता है, इट चेंजेस द जिलेशन टू कंपाउंड्स, और ये जेल फॉर्म नहीं करता है। ओके, तो जेल फॉर्म नहीं होने देता है। और एंड जो एंजाइम ब्रोमेलिन है ये मिल्क को क्लॉट करता है और क्लॉट को डाइजेस्ट करता है। ओके, नाउ जितने भी फ्रूट्स हैं इसमें कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं कि इनकी कंसंट्रेशन सफिशिएंट हो और ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क कर पाएँ। नाउ डिस्ट्रॉइंग ऑफ एंजाइम है, अगर एंजाइम को जो है फ्रूट के साथ कॉम्बिंग करने से पहले जो मिल्क होता है, ठीक है, उसकी कर्डलिंग को प्रिवेंट करता है अगर एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर दिया तो। और ये क्या होता है, कैसे कॉज करेंगे, कैसे होगा, कॉज्ड बाय द एंजाइम एक्शन बाय बैलेंसिंग और बाय यूजिंग केन्ड फ्रूट्स। ओके, तो देखिए डिस्ट्रॉइंग ऑफ द एंजाइम बिफोर कॉम्बिंग द फ्रूट विद द मिल्क प्रिवेंट्स कर्डलिंग, ये कर्डलिंग को प्रिवेंट करेगी कॉज्ड बाय द एंजाइम एक्शन। और कर्डलिंग होती कैसे, एंजाइम एक्शन से होती है, तो उसको प्रिवेंट कर देगी बाय बैलेंसिंग और बाय यूजिंग केन्ड फ्रूट का अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो। नाउ इफेक्ट ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स में क्या क्या है, टैनिन्स हैं एंड सॉल्ट्स। अगर हम लोग फिनोलिक कंपाउंड जैसे टेनिन का यूज़ करते हैं उसका इफेक्ट देखना है और सॉल्ट्स का इफेक्ट देखना है। तो देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में टेनिन्स होते हैं चीफली इन ग्रीन स्टेजेस पे। ओके, जब ये ग्रीन होते हैं फ्रूट, अनराइप्ड होते हैं, तो कर्डलिंग ऑफ जो मिल्क है वो में अगर इफ़ टैनिन कंटेनिंग फूड जैसे कि आपका पोटैटोज है उसको मिल्क में पकाया जाए, कुक किया जाए, तो टैनिन ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्राउन शुगर में प्रेजेंट होती है और कोका प्रोडक्ट्स में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ जो सीड्स एंड स्टेम्स हैं इसमें भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फिनोलिक सब्सटेंस होते हैं, और अमंग वेजिटेबल्स जो रूट्स हैं, पॉड्स, सम सीड्स, वुडी स्टेम्स, इसमें क्या होता है, मोर फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं दैन दी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड ऑल्दो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन जनरल वो क्या होता है, थ्रू आउट द प्लांट होता है। नाउ सॉल्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं मिल्क में या फिर फूड में, या एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, वो मिल्क को कर्डल कर सकते हैं। माइक्रोबियल स्पॉयलेज देख लेते हैं। नाउ मिल्क एक एक्सीलेंट मीडियम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। तो जो ओडर ऑफ मिल्क होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी की वजह से होती है। एंड जो मिल्क है ये कंटेमिनेटेड हो सकता है बाय फ्रॉम द अडर टू द वेसल्स। ओके, नाउ गुड हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए, और जितना भी लेवल है मिल्क का उसको बैक्टीरियल काउंट लेवल उसमें बहुत ही कम रखना चाहिए। ओके, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए। नाउ फ्रेशली जो ड्रॉन मिल्क होता है जो कि फ्रेशली निकाला जाता है एनिमल से, काउ से, फैलो से, ठीक है, तो जो फ्रेशली ड्रॉन मिल्क होता है उसको इमीडिएटली 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल कर देते हैं जिससे कि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, अरेस्ट हो जाए। इसलिए, और आपने देखा होगा जब भी हमको किसी फूड को सड़ने से, ख़राब होने से बचाना होता है तो भी हम उसको रेफ्रिजरेट ही करते हैं। ओके, रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं
और 4 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ पे। नाउ अब या फिर हीट कर देते हैं, इतना हीट कर देते हैं कि बॉयल कर दें, इतना ज़्यादा हीट कर देते हैं कि बॉइलिंग हो जाती है उसकी, और फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उस बॉइलिंग टेम्परेचर पे किल हो जाते हैं। ठीक है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे नहीं तो फिर वो उसको डिटेरियोरेट भी नहीं कर पाएंगे। ना अगर रॉ मिल्क को रूम टेम्परेचर पे प्लेस किया जाए तो नंबर ऑफ फॉर्मेटिव चेंजेस हो सकते हैं, कर्लिंग भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होता है प्रेजेंट होता है उसमें, वो कर्लिंग कर देता है ना। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन एडिशन टू द एसिड वो प्रोड्यूस होते हैं सम गैसेस प्रोडक्ट, जैसे कि जबकि जो दूसरे होते हैं वो प्रोटियोलिसिस ऑफ केसीन से आते हैं। ओके, एंड रिजल्टिंग इन ऑफ फ्लेवर्स एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर, फ्लेवर को चेंज कर देंगे और ऑर्डर भी चेंज कर देंगे ना। और ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे होते हैं वो क्या करते हैं, वो रॉपिनेस भी कॉज करते हैं मिल्क में। तो यहाँ पे इस तरीके से माइक्रोबियल स्पॉइलेज हो जाता है। अब यहाँ पे स्पॉइलेज में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो मिल्क होता है उसमें जो भी स्पॉइलेज में स्टेप्स होते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए ग्रोथ होती है लैक्टोकोकस लैक्टिस की, उसके बाद एडिशनल एसिड प्रोडक्शन हो जाता है, ये एसिड प्रोड्यूस करता है ना। फिर ग्रोथ होती है मोर एसिड टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म की, सच एज लैक्टोबैसिलस मोर एसिड टॉलरेंट है। देन लैक्टिक एसिड ये रिलीज करता है तो लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाता है नाउ। देन उसके बाद फिर यीस्ट एंड मोल्ड्स भी आ जाते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं। एंड यीस्ट एंड मोल्ड के बाद यहाँ पे देखिए यीस्ट एंड मोल्ड डोमिनेंट हो गए। देन डिग्रेडेशन हो जाता है, एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड को डिग्रेड करने लगते हैं। ओके, उसको उस पर एक्शन करते हैं। एंड देन एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि लैक्टिक एसिड डिक्रीज हो गया इनके एक्शन से, तो एसिडिटी डिक्रीज हो गई। देन प्रोटीन डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं। उसके बाद फिर डेवलपमेंट होता है प्यूट्रिड ओडर या फिर बिटरनेस का, और मिल्क अपनी ओपेसिटी को लूज कर देता है। ओके, तो ये स्टेप्स हैं जो कि स्पॉइलेज ऑफ मिल्क में यूज़ होते हैं। हर किसी के घर में मिल्क जो होता है वो ख़राब होता है। कभी कभी मिल्क को बहुत देर तक बाहर छोड़ दिया, गर्मियों के मौसम में नहीं ध्यान दिया, कहीं चले गए, उसकी केयर नहीं की, तो आप लौट देखेंगे कि कुछ घंटों के बाद मिल्क फट गया है। कहते हैं ना, दूध फट जाना, मिल्क स्पॉइल हो जाना, उसमें बदबू आने लगती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि मिल्क रखा रहता है और उसको जैसे ही हम लोग चाय बनाने के लिए पैन में डालते हैं, उसमें चाय पत्ती डाल दी और शुगर भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, फिर उसके बाद देखते हैं कि गर्म होने के बाद ही वो पूरा फट जाता है, कर्लिंग हो जाती है जिसको कहते हैं, मिल्क कर्लिंग होने लगती है, तो भी आप उसका चाय नहीं बना सकते, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हर किसी घर में होता है, किसी के साथ होता है, तो इसलिए स्पॉइलेज का प्रोसेस भी पता होना चाहिए। ओके, आप लोग अपने प्रैक्टिकली सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन आज ये चीज़ें जो थ्योरेटिकली एंड टेक्निकली भी आपने पढ़ ली। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है कि जब भी एसिड इंक्रीज़ होता है मिल्क में तो जो मोल्ड्स और यीस्ट होते हैं वो फ्लरिश करने लगते हैं, यानी कि इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। ओके, नाउ ये अब यहाँ पे देखिए ये जो यूटिलाइज़ करते हैं एसिड को, तो जब एसिड को यूटिलाइज़ करते हैं तो उस टाइम पे एसिडिटी जो है मिल्क की वो कम हो जाती है, डिक्रीज जाती है। और उसके बाद क्या होता है, केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं और ये अल्कलाइन कंडीशन को प्रोड्यूस करते हैं। एसिडिक कंडीशन कम होगी तो अल्कलाइन कंडीशन बढ़ जाएगी। नाउ ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड फीवर, सोर थ्रोट, गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड डिप्थीरिया ऑर्गेनिज्म मे बी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं कंटेमिनेटेड मिल्क में। ओके, तो मिल्क को कंटेमिनेशन होने से बचाना है, और अगर कंटेमिनेट हो गया है तो उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। नाउ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिज़ायरेबल चेंजेस लाते हैं। ये क्या करते हैं, वोलेटाइल एसिड जैसे कि आपका एसिटिक एसिड्स होता है, इसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, इनके फॉर्मेशन से हो जाता है चेंजेस बाय फॉर्मिंग वोलेटाइल एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड्स, और ये जो कंट्रोल करता है फ्लेवर को एंड अरोमा को कंट्रोल करता है। नाउ ये बटर मेकिंग में यूज़ होते हैं, कर्ड्स में यूज़ होते हैं और अदर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं। ओके, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़फुल है, ये जैसा हम चाहते हैं वैसा मिल्क को प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे कि उससे हम बटर भी बना सकते हैं, कर्ड भी बना सकते हैं एंड फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं या फिर मोल्ड्स होता है। नाउ यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्रोसेसिंग जो होती है ये हेल्प करती है टू प्रोड्यूस मिल्क। और ये इनिशियली जो है लो बैक्टीरियल काउंट होता है, इसमें गुड फ्लेवर होता है एंड सेटिस्फैक्ट्री कीपिंग क्वालिटीज़ होती हैं। 3 ऑपरेशंस होते हैं मिल्क प्रोसेसिंग के, ये क्लैरिफिकेशन होता है, पैस्चराइजेशन होता है एंड होमोजेनाइजेशन होता है। नाउ यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देखते हैं। क्लैरिफिकेशन में मिल्क को सेंट्रीफ्यूगल क्लैरिफायर में पास किया जाता है। एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूगल क्लैरिफायर होता है, उसमें उसको पास किया जाता है।
और जो स्पीड होती है उसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो क्रीम होती है वो सेपरेटेड नहीं होती है, बट डर्ट, फिल्थ और जो सेल्स होती हैं फ्रॉम द अडर वो सारी सेपरेट हो जाती हैं और कुछ बैक्टीरिया भी रिमूव हो जाते हैं। ओके, नाउ ये जो क्लैरिफाइड मिल्क होता है वो अब पास्चराइजेशन के लिए ईजी होता है। देखिए जितने भी पैक्ड मिल्क आप यूज़ करते हैं, अगर कुछ कंपनी की मैं बात करूं, लाइक अमूल बहुत फेमस कंपनी है, ठीक है, तो ये जो है जो भी पैक्ड मिल्क यूज़ होता है घरों घरों तक पहुंचाया जाता है तो उस वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है। तो सबसे पहले पास्चराइजेशन जब होता है तो उसके पहले क्लैरिफिकेशन भी किया जाता है, लाइक ऐसे ही किया जाता है। तो अब उसके बाद पास्चराइजेशन में क्या होता है, देखिए पास्चराइजेशन जो है वो नेम कहाँ से आया, वो नेम आया है फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर से आया है, ठीक है। और इन्होंने क्या फाउंड किया, इनको क्या पता चला कि जो हीटिंग ऑफ सर्टेन लिक्विड्स है टू अ हाई टेम्परेचर, ये क्या करती है, ये इनकी क्वालिटी को, कीपिंग क्वालिटी को ये इम्प्रूव कर देती है। यानी कि अगर हमने पॉइस्चराइज कर दिया तो उस मिल्क को काफ़ी मतलब टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो इन जनरल टर्म्स ये क्या होता है, हीटिंग ऑफ मिल्क टू अ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर तक इसको हीट करते हैं जिससे कि ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, और यही ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी फैलाने के लिए, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है और फीवर है और नियरली और जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन सबको डिस्ट्रॉयड कर देता है। ओके, नाउ पॉस्चराइजेशन को जो है वो इमीडिएट कूलिंग से फॉलो करना चाहिए। पॉस्चराइजेशन किया उसके बाद तुरंत ठंडा कर देना चाहिए, इमीडिएट कूलिंग होनी चाहिए ऑफ द प्रोडक्ट टू द टेम्परेचर सफिशिएंटली, तो लो टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये क्या होता है, ये जो है रेजिस्टेंट होता है टू द टेम्परेचर यूज्ड। नाउ एट प्रेजेंट जो पॉस्चराइजेशन है उसको कंसिडर करते हैं एक एसेंशियल फीचर की तरह इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बटर, आइसक्रीम एंड ऑल्सो चीज़ इंडस्ट्रीज। नाउ पॉस्चराइजेशन ये ऑल्सो ये क्या करता है, ये कुछ नेचुरल एंजाइम लाइक लाइपेज को भी इनएक्टिव कर देता है। ओके, तो ये जो जनरल मेथड्स थे जो कि आजकल नाउ डेज मतलब ये यूज़ हो रहे हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। होल्डिंग या फिर बैच सिस्टम होता है। होल्डिंग या बैच सिस्टम में क्या होता है, होल्डिंग सिस्टम में जो मिल्क है या फिर जो क्रीम होती है उसका जो टेम्परेचर होता है यूजुअली 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जो होल्डिंग होता है ये जो पॉइंट होता है ये एटलीस्ट 3 मिनट्स होता है, यानी कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स तक इसको करते हैं प्रोसेस को, उसके बाद रैपिड कूलिंग कर देते हैं। इसको कहते हैं होल्डिंग या बैच सिस्टम। तो ये जो हायर टेम्परेचर है वो सम टाइम यूज़ किया जाता है, और उसके बाद जो होल्डिंग का टाइम है वो उसको शॉर्टन कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 68.3 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 20 मिनट्स के लिए किया जाएगा। नाउ और केयरफुली कंट्रोल करते हैं बोथ टेम्परेचर को और टाइम ऑफ हीटिंग को, ये इंपॉर्टेंट होता है। और अभी मोर रिसेंट ईयर्स में ये ऐसा पाया गया है कि जो ऑर्गेनिज्म जो कि क्यू फीवर कॉज करते हैं, कॉक्सिएला ब्रुनेटी है, ये क्या होता है स्लाइटली मोर रेजिस्टेंट होता है दैन द ट्यूबरकुलोसिस ऑर्गेनिज्म। और इसको जो रिक्वायरमेंट होती है ट्रीटमेंट की वो क्या होती है, 63 डिग्री होती है फॉर द 30 मिनट्स टू द एंश्योर इट्स डिस्ट्रक्शन। अगर इस टेम्परेचर पे और इस 30 मिनट्स के लिए अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये इसका भी डिस्ट्रक्शन कर सकती है। नाउ अब हम लोग HTST यानी कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड की बात करें या फिर कंटिन्यूस सिस्टम की बात करें, तो जो मशीन्स होती हैं वो आजकल यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस फ्लो या फ्लैश पॉइस्चराइजर। ओके, कंटिन्यूस फ्लो या फिर फ्लैश पॉइस्चराइजर कहते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है ये डिपेंड करता है रेजिंग ऑफ टेम्परेचर पे। ओके, तो इसमें जो मिल्क का टेम्परेचर है उसको एटलीस्ट 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज करते हैं और सिर्फ 15 सेकेंड्स के लिए, और इसके बाद ये मशीन से पास होता है। नाउ ये फॉलो होता है क्विक कूलिंग से, क्योंकि बताया है कि पॉइस्चराइजेशन के बाद क्विक कूलिंग या रैपिड कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैथड है इसमें क्या होता है कि डज नॉट इम्पार्ट कुकड फ्लेवर एंड क्रीम लाइन इज़ नॉट अफेक्टेड। ओके, तो ये जो है नाउ अब हमारे पास है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिस्टम, जिसको UHTS कहते हैं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिस्टम में क्या होता है कि ये कम्प्लीटली पॉइस्चराइजेशन होता है मिल्क का, और इस सिस्टम में मिल्क को 3 सेकेंड्स के लिए 93.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है, और 1 सेकेंड के लिए या तो फिर 1 सेकेंड के लिए, ओनली 1 सेकेंड के लिए 149.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि 149.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं। और ये जो सिस्टम है ये एक्सटेंसिवली यूज्ड होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क और क्रीम इन डेयरी इंडस्ट्रीज। तो डेयरी इंडस्ट्रीज में यही सिस्टम यूज़ हो रहा है, और ये जो प्रोडक्ट को, ये जो सिस्टम है ये प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए पॉइस्चराइजेशन के बाद जो मिल्क होता है वो रैपिडली 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल किया जाता है, या फिर और भी लोअर टेम्परेचर पे कूल किया जाता है, और ये कुकड फ्लेवर भी इससे आता है टू द UHT मिल्क्स। ओके, नाउ पॉइस्चराइज्ड मिल्क स्टेराइल नहीं होते हैं और इसको क्विकली कूल कर लेना चाहिए फॉलोइंग
पॉस्चराइजेशन टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्वाइविंग बैक्टीरिया, ताकि बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन ना हो पाए। ओके, नाउ अब पॉस्चराइजेशन में फॉस्फेट का रोल क्या है? तो रोल ऑफ फॉस्फेट इन पॉस्चराइजेशन, देखिए जो रॉ मिल्क होता है, कच्चा दूध होता है, इसमें अल्कलाइन फॉस्फेट होता है और ये एंजाइम क्या करता है? ये बिल्ट इन इंडिकेटर की तरह काम करता है। ओके, दिस एंजाइम सर्व्स एज बिल्ट इन इंडिकेटर बाय विच, अब इससे होता क्या है कि जो एडिक्वेसी होती है पॉस्चराइजेशन की वो गेज्ड हो जाती है। नाउ ये एंजाइम हीट डिस्ट्रक्शन, इसका जो है एक कैरेक्टर होता है या क्वालिटी होती है कि हीट डिस्ट्रक्शन इसमें होता है, हीट डिस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि क्लोजली अप्रॉक्सीमेट होती है टू द टाइम, टेम्परेचर एंड एक्सपोजर ऑफ द प्रॉपर पॉस्चराइजेशन। नाउ देयरफॉर ये जो अगर अल्कलाइन फॉस्फेट की एक्टिविटी बियॉन्ड एक सर्टेन लेवल तक जाती है, ठीक है, पॉस्चराइज मिल्क में, तो होता क्या है कि तो ये इनएडुकेट हो जाता है प्रोसेसिंग। ओके, फिर उस टाइम पे एडुकेट नहीं रहता है, इनएडुकेट प्रोसेसिंग हो जाती है। तो ये एंजाइम जो होता है इसकी एबिलिटी होती है टू लिबरेट फिनॉल्स फ्रॉम द फिनॉल फॉस्फोरिक एसिड कंपाउंड्स। ये फिनॉल फॉस्फोरिक एसिड कंपाउंड्स से फिनॉल को लिबरेट कर सकते हैं और ये जो लिबरेटेड फिनॉल होता है ये डीप ब्लू कलर देता है कुछ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो अगर मिल्क को इंक्यूबेट किया जा रहा है और ये ब्लू कलर नहीं दे रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है? विद द इंडिकेटर इट मीन्स द पॉस्चराइजेशन इज कंप्लीट। ओके, अगर ब्लू कलर नहीं दे रहा है, इफ द मिल्क इज इंक्यूबेटेड एंड इट डज नॉट गिव ब्लू कलर विद द इंडिकेटर, इंडिकेटर के साथ ब्लू कलर नहीं दे रहा है, तो इट मीन्स दैट पॉस्चराइजेशन इज कंप्लीट। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए डाइसोडियम फेनिल्स फॉस्फेट ये सबस्ट्रेट है, फॉस्फेट एंजाइम है एंड फिनॉल प्लस फॉस्फेट यहाँ पे बन रहा है एज अ एंड प्रोडक्ट। नाउ जो सेंसिटिव है, सो सेंसिटिव इज दिस टेस्ट, बहुत सेंसिटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ 0.1% रॉ मिल्क एंड एडेड, अगर ऐड किया जाता है, अगर उसके साथ भी इसको टेस्ट किया जाए तो भी सेंसिटिव होता है और इफ़ द पॉस्चराइजेशन टेम्परेचर इज लेस बाई 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ यहाँ पर अब इफेक्ट ऑफ पॉस्चराइजेशन देखते हैं कि पॉस्चराइजेशन तो कर दिया, पॉस्चराइज हो गया मिल्क, हम लोग के घरों तक जा रहा है, पैक्ड मिल्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कुछ न्यूट्रिशन बचे भी हैं या नहीं बचे हैं, ठीक है, क्या क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है ये भी देखते हैं। तो देखिए न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है, तो ड्यू टू पॉस्चराइजेशन यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट चेंज नहीं होते हैं इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू में एक्सेप्ट फॉर द स्लाइट डिक्रीज इन द हीट लायबल विटामिन, जो कि हीट लायबल विटामिन हैं उनमें थोड़ा सा कमी आ जाता है, जैसे कि थायमीन है एंड एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी तो वैसे भी हीट करने पे वो जो है बचता नहीं है। ओके, नाउ जो वे प्रोटीन्स होती हैं वो डीनेचर्ड हो जाती हैं ओनली स्लाइटली, बहुत ही स्लाइटली इसमें भी चेंज होता है बी प्रोटीन्स में, एंड मिनरल्स जो होते हैं आर नॉट अप्रिशिएबली प्रेसिपिटेटेड। ना तो जो पॉस्चराइज्ड मिल्क प्रोड्यूस होता है वो फाइनर कर्ड होता है व्हेन मिल्क इज डाइजेस्टेड। ओके, नाउ फ्लेवर्स, तो पॉस्चराइजेशन जो है वो डज नॉट प्रोड्यूस ऑब्जेक्शनेबल कुकड फ्लेवर एंड फ्लेवरिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो मिल्क में वो इन नो वे कोई भी डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पॉस्चराइज्ड प्रोडक्ट्स आर नॉट स्टराइल, ये स्टराइल नहीं होते हैं, इनमें वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड स्पोर्स भी होते हैं जिससे की वजह से ग्रोथ हो सकती है। नाउ तो जो कुछ पैथोजन है जैसे कि आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, साल्मोनेला टाइफी है एंड कॉनिबैक्टीरियम डिप्थेरी है एंड ब्रुसेला है, ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, लेकिन जो नॉन पैथोजेनिक होते हैं वो रिमेन, मतलब उसमें बने रहते हैं। और यहाँ पे देखिए 99% ऑफ बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मोल्ड्स वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं बाय द पॉस्चराइजेशन। और जो मिल्क होता है उसमें हीट रेजिस्टेंट मोल्ड्स नहीं होते हैं और यीस्ट भी नहीं होते हैं। नाउ एंजाइम्स अपार्ट फ्रॉम द फॉस्फेट, लाइपेज, ये ऑल्सो गेट इनएक्टिवेटेड, ये भी इनएक्टिवेट हो जाता है और विच वुड हैव अफेक्टेड एडवर्सली द क्वालिटी, और ये क्वालिटी को मतलब एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। तो आफ्टर पॉस्चराइजेशन जो टेस्ट होता है टेम्परेचर का, फैट का, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉलिड, नॉन फैट, एसिडिटी एंड बैक्टीरियल एनालिसिस वो कंडक्टेड होती है। नाउ पॉस्चराइज्ड मिल्क को स्टोर कर सकते हैं एक हफ्ते के लिए फॉर अ वीक एंड मोर इन गुड कंडीशन, अगर अच्छी कंडीशन में है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। नाउ एट रूम टेम्परेचर इट में बी स्पॉइल्ड इन अ डे, और अगर रूम टेम्परेचर पर ही रख दिया है, बाहर ही रख दिया है किचन में, तो ये क्या होगा, ये एक ही दिन में ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आज के लिए मेरा यहीं तक जो मेरा लेक्चर है वो यहीं पर है, एंड करती हूँ मैं इसको, इतनी सारी वैल्यूएबल एंड नॉलेजेबल चीज़ें शेयर करने के बाद, ठीक है। और आप सभी लोग लेक्चर को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और जिसको थोड़ा भी पसंद आ रहा है वो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। थैंक यू।